खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। वाराणसी कोर्ट के फैसले को लेकर जिले के संवेदनशील माने जाने वाले स्थानों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई ताकि कोई अनहोनी होने से बचाया जा सके। जिले के सभी थानों और चौकियों को अलर्ट रहने का निर्देश पुलिस प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में फोर्स ने शहर के सिविल लाइन, नगर पालिका चौराहा, शहर कोतवाली सहित कई क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। इस दौरान कोट, तकिया, पहाड़पुर, गुलामीपुरा, बदरका सहित अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस अलर्ट मूड में है। कोतवाल और शशि चंद्र संवेदनशील क्षेत्रों में दौरा करते नजर आए। वाराणसी प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि आजमगढ़ अति संवेदनशील जिला है, इसलिए संवेदनशील स्थानों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस पिकेटिंग की व्यवस्था 8 की क्यूआरटी टीम के साथ ही डायल 112 का डिप्लॉयमेंट किया गया। एसपी ने बताया कि सभी पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन से आधुनिक दंगा नियंत्रक उपकरण के साथ शहर में लगाया गया ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। की संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि जनपद आजमगढ़ अति संवेदनशील जनपद है, यहाँ पे जितने भी हमारे ऐसे चिन्हित स्पॉट्स हैं जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पे पुलिस की पिकेटिंग की व्यवस्था और उसके साथ साथ पूरे दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ, बंदोबस्त के साथ पुलिस की मौजूदगी इंश्योर की गई है। 8 क्यूआरटी डिप्लॉय की गई हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करेंगी, चक्रमण करेंगी। डायल 112 की गाड़ियों को ऐसे रूटों पे, ऐसे रास्तों पे, ऐसे गांव में जो मिश्रित आबादी के गांव हैं वहां इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे अधिकारियों को लगातार फील्ड में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस लाइन से भी एक क्यूआरटी जो आधुनिक दंगा नियंत्रण के साथ उपकरण के साथ लैस है, उसको तैनात किया गया है शहर क्षेत्र में। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ तो ना हो। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है और मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोग पुलिस की मदद करें और शांति व्यवस्था बहाल रखने में पुलिस का साथ दें। शासन के निर्देश पर आजमगढ़ में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम आज से शुरू हो गया। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिले की सभी 8 तहसीलों के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की 3 सदस्यीय टीम बनाकर सर्वे कराने के निर्देश दिए। जिले में 387 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जिसकी सूची सभी संबंधित तहसील पर एसडीएम को भेजी जा चुकी है। इस सूची के हिसाब से सर्वे में इस बात की जानकारी ली जाएगी कि जो सूची के बाहर के हैं वो बिना मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। सर्वे में मदरसों की मान्यता के साथ ही जो जमीन पर मदरसा बना है उसकी भी जांच की जा रही है। सर्वे के लिए प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष उप जिलाधिकारी हैं, बीएसए तथा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसके सदस्य हैं। और मदरसों में हम जो सर्वे करा रहे हैं या देख रहे हैं, जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, और ये भी देखेंगे कि किस ज़मीन पे बने हैं, उसकी नौइयत क्या है, यही सब चीज़ें देखी जा रही है। सर, अभी जी महोदय द्वारा जो है जैसा कि शासन द्वारा निर्देशित था कि सारे एसडीएम साहब लोग रहेंगे। जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है उसमें हर तहसील के एसडीएम साहब लोग और 2 जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ये टीम है। यहाँ भी जो है टीम का गठन हो चुका है और सारी तहसीलों को, चूँकि हमारे पास जो है विभाग के तौर पे अगर बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का चूँकि ये सर्वे होना है, तो बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का की जो है सूची या कोई लिस्टिंग अभी तक हम लोगों के पास इस तरह की है नहीं। बल्कि 2017 में जो मदरसा पोर्टल आया तो जो मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ मदरसे जो मानक अनुरूप पाए गए, जो कुल जनपद में 387 मदरसे हैं, उनकी सूची हमारे पास है। हम सूची जो है सारे एसडीएम साहब लोगों को मेल पर और जो है हार्ड कापी के रूप में भी पहुंचवा दे रहे हैं। आज ये काम जो है हम लोगों को करना है, क्योंकि अधिकारी जो है हमारी गई हैं डायरेक्टरेट में, आज मीटिंग है तो वहाँ लखनऊ गई हुई हैं, तो हमारे जिम्मा ये काम दी हैं कि आज जो है सारे एसडीएम साहब लोगों से बात कर लीजिए और 387 जो मदरसों की तहसीलवार सूची बना करके और सबको दे दें। उसके आधार पे एसडीएम साहब लोग जो है अपने उनके पास चूँकि अपनी विंग है जो गांव-गांव तक है, तो उनके माध्यम से जो उस सूची में मदरसे रहेंगे वो मान्यता प्राप्त हैं। उसके अलावा 8 तहसील में जो मदरसे उन सूची से बाहर हैं वो ऑलरेडी बिना मान्यता के वो माने जाएंगे। उनकी जो है
जो प्रोफार्मा जो है शासन से निर्मित है उस पर सूचना हमको बना लेनी है और बना करके वो 15 अक्टूबर तक जो है हमको एडीएम प्रशासन साहब को वह सूचना हमको उपलब्ध करानी है। तो उसमें काम जो है अब शुरू है, अपने जनपद में भी काम शुरू हो चुका है। आज जो है सारे तहसीलों को हम वो सूची उपलब्ध करा देंगे, जिससे फिर जो है गांव-गांव में जो है लेखपाल आदि की मदद से एसडीएम साहब लोग उसका, वो अभी हमारी जो है सुबह एसडीएम सदर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप हमको सूची तुरंत भेज दीजिए, जिससे हम ये काम शुरू कर देते हैं। आजमगढ़ के सदर तहसील के पलहनी विकासखंड के गुलामी के पुरा में स्थित जमीयतुर रिशाद मदरसे में खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश वर्मा के नेतृत्व में सर्वे टीम ने मदरसा प्रबंधन से जांच पड़ताल की। मदरसे की मान्यता के साथ ही विद्यार्थियों की पंजीकरण की संख्या और उपस्थिति की भी जानकारी ली गई। मदरसे के प्रिंसिपल उसामा रजादी नदवी ने सर्वे का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का फैसला सही है, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मदरसा मान्यता प्राप्त है और कौन सा नहीं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लखनऊ में मीटिंग में शामिल होने के कारण सर्वे का कार्यभार देख रहे वक्फ निरीक्षक मनोज राय ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों पर सर्वे की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक चलेगी। उस शहदा साइड में कर रहा था, बीएसए साहब ने बताया कि स्कूल की जाँच करनी है, तो मैं यहाँ चला है जाँच करने के लिए। यहाँ आपको क्या देखने को मिला जमातुल रसाद में? जमातुल रसाद में चूँकि जब आते आते जाम लग गया था, थोड़ा मुझे लेट हो गया, बट स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी चूँकि। फिर उनके कागज़ वगैरह देखे गए कि इनकी स्कूल की मान्यता है कि नहीं है, और कितने बच्चे इनरोलमेंट हैं, कितने बच्चे मौके पे हैं, और कितनों ने छात्रवृत्ति का फार्म डाला है। तो चूँकि स्कूल की छुट्टी हो जाने के कारण आज छात्रों की संख्या का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया, और कितने बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कराया है ये लोग कल बताएंगे। और अन्य चीज़ें देख ली गई हैं, इन लोगों की मान्यता 1 से 5 और 6 से 8 इनकी मान्यता मिली हुई है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन, वो उनकी मान्यताएं हैं। ऊपर के क्लास को ये जो बताते हैं कि हम लोग चलाते हैं, जो अरबी तालीमी शिक्षा होती है, तो वो ऊपर जो उनके मदरसों के नियम होंगे उसके तहत वो चलाते हैं। तो आपको क्या निर्देश मिला है, क्या क्या जांच करनी है आप लोगों को? यही उनकी मतलब कोई चीज़ हो रियल हो, कोई चीज़ गलत ना हो, सही चीज़ें हों, कोई चीज़ गलत जो है फॉर्म वगैरह भर के कोई चीज़ लाभ ना ले, रियल चीज़ रहे जो स्कूल का रहे। जी ली गई कि बच्चे कितने हैं, किस क्लास तक आप पढ़ाते हैं, ये सारी जानकारी दी गई है। जी तो मान्यता आपकी कहाँ से है? मान्यता जूनियर हाई स्कूल तक की हमारी है। जी और उस विषय में बच्चों की मालूमात हासिल की उन्होंने, उनको बताया गया। कितने बच्चों की स्ट्रेंथ आपके यहाँ है? बच्चों की 345 के करीब है। और किन किन बिंदुओं पर कुछ जानकारी ली गई आपसे? और सारे बिंदुओं पे सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई। क्लासेज बच्चे क्या हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती है कि नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें जो भी पूछी गई वो बताया गया। तो जो शासन का ये कदम है, आप इसको ठीक मानते हैं सर? नहीं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन में कोई इशू नहीं है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमेशा हमारी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है और देनी भी चाहिए सबको, ये अच्छी बात है। और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो मदरसे हैं सारी चीज़ें हैं वो सरकार की नॉलेज में है और होनी भी चाहिए, नहीं है कि कौन लोग हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इससे पहले भी दी गई और अब भी दी जा रही है, वो मांगी जा रही है। बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के फरार 2 आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई की है। बता दें कि ये आरोपी नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर की चल अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। बताते चले कि 15 फरवरी 2021 को चुनावी रंजिश में बसपा नेता कलामुद्दीन को शाम करीब 7:30 बजे के करीब बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिनके इलाज के लिए ले जाते समय मृत्यु हो गई। आरोपी के हत्याकांड की पटकथा दुबई में बैठकर लिखी गई थी। हत्याकांड के बाद मृतक के लड़के को दुबई से धमकी मिलने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर रासुका के साथ 14A के तहत संपत्ति कुर्क किए जाने की बात कही। इस मामले में 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिनमें एक आरोपी की संपत्ति पूर्व ही कुर्क की जा चुकी है। इसी क्रम में मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों की लाखों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। थाना मेहनगर क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसमें कुल 3 अभियुक्त वांछित थे, जिसमें एक के विरुद्ध पूर्व में कुर्की की कार्रवाई की गई थी। कल SHO मेहनगर के द्वारा 2 अभियुक्त जो फरार हैं वर्तमान में, उनके विरुद्ध कोर्ट से आदेश प्राप्त कर 83 CRPC कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसमें लाखों की प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। इन दोनों अपराधियों की धरपकड़ के लिए 2 पुलिस टीमें गठित की गई हैं
आगे भी इनकी तलाश जारी रहेगी और जब भी इनकी गिरफ्तारी होती है तो कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित की गई होगी उसको 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त भी किया जाएगा। प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी बिजली की समस्याओं को लेकर सोमवार को विद्युत समाधान सप्ताह चलेगा। ये 19 सितंबर तक चलेगा। सभी 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों पर और निकटतम बिलिंग केंद्र पर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करेंगे। मुख्य अभियंता वितरण अनिल नारायण सिंह ने बताया कि समाधान सप्ताह के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से उनके बकाया विद्युत बिलों का भुगतान प्राप्त करने के साथ ही बिल से संबंधित त्रुटियों को भी ठीक किया जाएगा। उपभोक्ता नए कनेक्शन अथवा लोड बढ़ाने या मीटर लगवाने का आवेदन भी कर सकते हैं। सभी प्रकार के विद्युत कनेक्शनों से संबंधित शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। ट्रांसफार्मर, फीडर, लो वोल्टेज और जर्जर तार जैसी समस्याओं से संबंधित ऐसे आवेदन भी लिए जाएंगे जिनमें त्वरित समाधान संभव हो। विद्युत उपभोक्ताओं के परिसरों पर स्थापित जले, खराब और क्षतिग्रस्त मीटरों को बदलने के साथ साथ पुराने मीटरों के स्थान पर नवीन मीटर स्थापित करने का कार्य कराने के लिए भी विद्युत समाधान सप्ताह में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि समाधान सप्ताह के प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक शिविर होगा, जिसका आयोजन और संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय और अभियंताओं की होगी। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी द्वारा अपने दिशा निर्देशन में कार्य किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर अधीक्षण अभियंता, खंड स्तर पर अधिशासी अभियंता द्वारा की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद आदि से संपर्क स्थापित कर उन्हें भी अभियान में भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने जिले के निवासियों से अपनी विद्युत संबंधित समस्याओं के समाधान करने की अपील की। इसको लागू किया गया है जो आज 12 तारीख से प्रारंभ होकर 19 तारीख तक एक सप्ताह तक अनवरत चलता रहेगा और प्रातः 8 बजे से लेकर सायं 8 बजे तक हमारे प्रत्येक उपकेंद्र पर संबंधित अवर अभियंता अपने स्टाफ बाबू के साथ उपस्थित रहेंगे और किसी प्रकार की समस्या जैसे बिल संबंधी किसी की कोई शिकायत है उसको दूर कर किया जाएगा। नए कनेक्शन का आवश्यकता है उसको दिया जाएगा। लोड बढ़ाने के लिए कोई भी कार्रवाई जिस प्रकार की उनको समस्याएं हैं उसको दूर की जाएंगी। तो इसमें त्वरित निस्तारण होगा? इसमें त्वरित निस्तारण का जो है किया गया है उपाय कि हमारे जो है संबंधित बाबू और जेई भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, जिससे कि लोगों को कहीं डिवीज़न वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उपकेंद्र लेवल पे ही इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि यह जो समाधान योजना सरकार लाई है एक सप्ताह के लिए, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसके लिए विद्युत संबंधी किसी प्रकार की भी जो समस्या है वो संबंधित उपकेंद्र पे जाके ही अपना निवारण करा लें, जिससे कि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। कुल करीब 89 उपकेंद्र है हमारे और इसी प्रकार से 2 सर्किलों में ये बटे हुए हैं 42 और विशेष उपकेंद्र जो है हमारे सेकंड सर्किल में आते हैं। 2 सर्किल है और इसमें जो है सभी जगह ये व्यवस्था की गई है लागू करने। प्रदेश में लगातार बच्चा चोरी की घटनाओं की अफवाह को लेकर पुलिस ने इस तरह की फर्जी सूचना देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आजमगढ़ में भी पुलिस बच्चा चोरी जैसी सूचनाओं को लेकर काफी सक्रिय हो गई। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं फेसबुक पर बच्चा चोरी की घटना की फर्जी सूचना देने पर एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शासन और डीजीपी की तरफ से सख्त निर्देश है कि बच्चा चोरी की फर्जी सूचना देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आजमगढ़ पुलिस शनिवार और रविवार को करीब 750 गाँव में पहुंचकर ग्राम सभा की बैठक पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया गया और बच्चा चोरी जैसी घटना अफवाह को लेकर हिदायत भी दी गई। लोगों को बताया गया कि कोई भी सूचना उसको डायल 112 थाने पर व अधिकारियों के सीओजी नंबर पर दिया जाए। किसी व्यक्ति को लेकर संशय आशंका है तो उसकी सूचना पुलिस को ही दें। अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करने पर रास्का तक का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसपी ने कहा कि आजमगढ़ में फिलहाल शांति और कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं व उनके बच्चे भी स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं। बच्चों को स्कूल आने जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं आएगी। जैसा कि आप अवगत हैं, शासन के द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा बहुत कठोर निर्देश दिए गए हैं बच्चा चोरी की अफवाह पे लगाम लगाने के लिए और ऐसे शरारती तत्व जो इसमें अफवाह फैलाने में शामिल होते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डायल 112 की सूचनाओं को भी मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे भी जो सूचनाएं आ रही हैं थानों पर उनको मॉनिटर किया जा रहा है और लगभग 700 साढ़े 700 गाँवों में कल पुलिस का एक जागरूकता अभियान चला है, जिसमें गांव सभा में
गांव में सभा करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए जागरूकता फैलाई गई है। बहुत से लोग सिर्फ शंका के आधार पर पुलिस को सूचित कर दे रहे हैं, उनको भी हिदायत दी जा रही है। एक मुकदमा भी हम लोगों ने पंजीकृत किया है, किसी ने फेसबुक पे इस तरह का पोस्ट किया था, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके उसको गिरफ्तार किया गया है। कोई अभी तक ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई है इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है, और हम लोग यही सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी ऐसा प्रकरण सामने ना आए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता है और इस तरह की घटना में शामिल होता है तो NSA तक की कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और जनता को यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे बिल्कुल विश्वास ना करें। कहीं अगर संशय होता है, कोई संदेह होता है तो 112 नंबर पे फ़ोन करें, हमारे COG नंबर पे फ़ोन करें, पुलिस तत्काल पहुंचेगी और मामले की जांच करेगी। नहीं, इस तरह का कोई प्रकरण मेरे सामने जनपद में नहीं आया। हम लोग लगातार सैटरडे संडे का एक बहुत वृहद अभियान इसीलिए चलाया गया, शहर में, मोहल्लों में, बाज़ारों में लोगों को इकट्ठा कर करके जागरूकता फैलाई गई कि कोई इस तरह की बात नहीं है, आप बिल्कुल स्वच्छंद होकर घूम सकते हैं, आपके बच्चे भी घूम सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है अभिभावकों के लिए कि बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर बिना किसी संदेह के अपने बच्चों को स्कूल भेजें, खेलने भेजें। पुलिस की मौजूदगी हर तरफ है, पुलिस हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है। कोई भी समस्या होगी, कोई भी संदेह होगा, आप पुलिस को कॉल करिए, हम मौके पे पहुंच के आपके संदेह को दूर करेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मुबारकपुर महमरा एवं SOG सर्विलांस को संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान गोछा पुलिया बॉर्डर थाना मुबारकपुर पर 3 व्यक्ति अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस टीम को अचानक देखकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि वो शातिर चोर हैं, जो मिलकर रातों को मौका पाकर सुनसान में स्थित सिधारी थाना क्षेत्र के शंकर जी तिराहा पर मोबाइल की दुकान से 7 मोबाइल की चोरी कर चुके हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका स्थित त्रिवेणी टावर के पास से मोटरसाइकिल की चोरी की मुबारकपुर क्षेत्र की साड़ी की दुकान व मकान से दिनांक 2 सितंबर को रात में दुकान का ताला तोड़कर कैश काउंटर में रखे 32,000 नगद, लगभग 25 साड़ियां, 1 LPG सिलेंडर, मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल और सोने के जेवर मिलकर चोरी किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल यादव पुत्र राममिलन यादव निवासी इटौरा थाना सिधारी, सन्नी भास्कर पुत्र राम प्रकाश निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी, सिद्धू चौहान पुत्र स्वर्गीय हरीश चंद्र चौहान निवासी 40वां थाना मुबारकपुर को धर दबोचा, जबकि फरार अभियुक्त राजेश पुत्र शिवपूजन निवासी सराय सादी थाना सिधारी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया। ये सुबह चेकिंग के दौरान विशाल, सन्नी और सिद्धू, ये 3 शातिर चोर जो अंतर जनपदीय गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इनसे 3 मोटरसाइकिल, चोरी के किए गए मोबाइल, साड़ियाँ, गैस सिलेंडर व अन्य सामान इनसे बरामद हुआ है, जिसमें सिद्धू जो अपराधी है, इसके 10 से अधिक इसके मुकदमे हैं व अन्य साथियों के जो अभी 4 जनपद के इसमें मुकदमों का अनावरण हुआ है, जो इनसे और इन चारों मुकदमे का सामान इन लोगों से बरामद हुआ है। क्योंकि ये गैंग लगातार इस तरह का काम कर रहा था, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित करेगी उसका भी जब्तीकरण किया जाएगा। पुलिस टीम जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको इनाम की संस्तुति की जाएगी। सर, इसमें राजेश फरार चल रहा है, उसके लिए किस तरीके से पुलिस इसके राजेश की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर गई है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर जो भी सामान है उससे बरामद किया जाएगा। सर, फर्स्ट प्रेमा ऐसा ये नजर आ रहा है कि घटना को अंजाम कैसे देते थे? ये जगह की रेकी करते थे और इसके बाद फिर ये अंजाम देते थे। इनको और इनके जो राजेश जो गिरफ्तारी हेतु शेष है, इसकी भी गिरफ्तारी कर पूरा गैंग को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा जाए। शिक्षा विभाग में अधिकारी रहे रामबचन यादव की 3 पुस्तकों नायाब कर्ण अंतर्बोध और असुर वंश बनाम राजवंश खंड काव्य का विमोचन लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के कॉन्फ्रेंस रूम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार यादव, पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उप शिक्षा निदेशक मिर्जापुर मंडल चंद्रजीत सिंह यादव, डॉक्टर गीता यादव, न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह और लाइफलाइन हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर गायत्री कुमारी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर अभय यादव ने बताया कि उनके पिता शिक्षा विभाग में अधिकारी रहे और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने पिता के बुढ़ापे की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने मन की स्थिति को कलम के जरिए कागज पर उतारना शुरू किया, जिसके बाद शब्दों की श्रृंखला बनती गई। इस खंड काव्य के पूरे होते उन्होंने अपनी तीसरी पुस्तक असुर वंश बनाम राजवंश खंड काव्य की रचना की, जिसमें भगवान राम द्वारा राक्षस रावण का विनाश करने की घटना के माध्यम से संत असंत की पहचान और अंधकार पर प्रकाश की विजय का विवाह किसे चित्रण किया गया।
कार्यक्रम के दौरान लेखक रामबचन सिंह यादव ने सभी अतिथियों को जहां एक तरफ माल्यार्पण किया गया, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा अतिथियों को बुके तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में रामबचन सिंह यादव का कहना था कि उन्होंने जो भी अपने जीवन में देखा उन्हें कविता का रूप देते हुए खंड काव्य की रचना की। वहीं दूसरी तरफ कर्ण के पात्र से प्रभावित होकर उन्होंने नायक कर्ण की रचना की। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तीनों पुस्तक 2021 और 2022 के दौरान लिखी गयी, जबकि उनकी 2 और पुस्तकें पंचकन्या और अंतर्बोध पार्ट 2 जनवरी 2023 में आने वाली हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि उनकी पुस्तकें युवाओं का मार्गदर्शन करेंगी। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता हो रही है, लग रहा है कि हमने कुछ किया है। और 3 पुस्तकें जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं उनका विमोचन इतनी बड़ी हस्तियों के कर कमलों से आज हो रहा है कि उसमें भी मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। किस तरह ये युवाओं को प्रेरणा स्रोत के लिए साबित? हाँ, इसमें प्रेरणा स्रोत के लिए इसमें वह चीज़ें कूट कूट के भरी हैं जो रास्ते की हर रुकावट को दूर कर सकती हैं, बशर्ते कि उसको ध्यान से पढ़ा जाए। वर्तमान समाज के से संबंधित ढेर सारी बातें उसमें लिखी गई हैं और बिल्कुल आज के समाज का दर्पण है। तो युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से मैं इतना ही चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ने की थोड़ी आदत डालें। पढ़ना हर कोई छोड़ रहा है, तो अच्छा होगा कि वो पढ़ें, किसी की भी किताब पढ़ें, पर पढ़ें, किताबों का साथ करें और उनको निश्चय ही उनके भविष्य में उससे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह का कहना था कि एक लेखक के तौर पर भले ही लोग रामबचन सिंह यादव को जानते हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम उनसे प्रभावित रहे और समय समय पर उनका मार्गदर्शन लेते रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कृष्ण कुमार यादव का कहना था कि ये पुस्तक निश्चित तौर पर आज के युवा वर्ग और अन्य लोगों को प्रभावित करेगी तथा साहित्य के क्षेत्र में अपना एक नया स्थान स्थापित करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर RK यादव, सरोज जी, ऋषि मुनि राय, प्रेम प्रकाश यादव, मिथिलेश तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी श्री रामबचन सिंह यादव जी की 3 पुस्तकों का जो है यहाँ पर विमोचन किया गया है और जिसमें 2 खंड काव्य हैं और एक काव्य संग्रह अंतर्बोध है। और जो इनके खंड काव्य हैं वो महाभारत के नायक कर्ण को सहेजते हैं और दूसरी तरफ श्री राम का जो पौराणिक चरित्र है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उसको सहेजते हैं और बड़ी सहज भाषा में इन्होंने उनको कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे युवा हैं उनके लिए जो है पुस्तक जो है प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगी। वैसे भी जो शिक्षा और साहित्य का जो संगम होता है बेहद खूबसूरत माना जाता है, तो शिक्षा के साथ जो साहित्य का ये सुंदर संगमन है ये कहीं ना कहीं जो है आजमगढ़ की जो आवाज़ है उसको दूर तक ले जाएगा। और यहाँ तक आजमगढ़ की बात है, आजमगढ़ शुरू से ही जो है साहित्यकारों की भूमि रही है, चाहे महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी रहे हों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओज जी रहे हों और तमाम लोग जो हैं इस परंपरा में हैं। और आज उसी परंपरा को जो है समृद्ध करने का कार्य जो है आपने किया और उसके लिए मैं आपको हार्दिक साधुवाद और बधाई देता हूँ। 14 सदस्यीय वर्सेटाइल फिटनेस एंड क्रिएटिव डांस क्रू की टीम ने उड़ीसा प्रांत में होने वाले 28 जी इंडिया थिएटर ओलंपियाड इंडिया डांस म्यूजिक एंड ड्रामा प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर जनपद का नाम रोशन किया। जनपद की टीम ने अपने कौशल से विपक्षियों के जहां छक्के छुड़ा दिए, वहीं अपनी प्रतिभा से हर एक को प्रभावित किया। सेमी क्लासिकल में प्रथम तथा एकल नृत्य में आजमगढ़ की बिटिया कुमारी निमिषा सिंह ने जनपद वासियों की उम्मीदों को पूरा करते हुए प्रथम स्थान अर्जित किया। विजेता टीम के आगमन पर जनपद के कला प्रेमियों ने रोडवेज पर भारी संख्या में पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। अपने स्वागत से अभिभूत विजेता टीम के कोरियोग्राफर अभय सिंह ने बताया कि जब हम अपनी टीम लेकर उड़ीसा रवाना हुए तो हमारे कलाकारों में भारी उत्साह तो था, परंतु एक भय भी था कि समूचे हिंदुस्तान में कई अच्छी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, जमशेदपुर, उड़ीसा, आसाम, गुवाहाटी, मथुरा, छत्तीसगढ़ से कलाकार प्रमुख थे। गुवाहाटी और मथुरा के कलाकारों ने तो कार्यक्रम में जबरदस्त प्रस्तुति की, परंतु हमारी प्रस्तुतियां भी जोरदार रहीं। वहां जज सुप्रिया ओझा ने टीम की बहुत प्रशंसा की, बोली कि आप लोगों को रियलिटी शो में होना चाहिए। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी कोरियोग्राफी उन्होंने नहीं देखी। उन्होंने टीम को इनवाइट भी किया, बोली आगे आप लोग नेपाल आइए, हम चाहते हैं कि आप लोग वहाँ होने वाले डांस कंपटीशन में भाग लें। हम लोग उड़ीसा गए थे 28 इंडिया थिएटर ओलंपियाड कंपटीशन में प्रतिभाग करने गए थे अपनी टीम के साथ। वहाँ पे लगभग 50-60 टीमें थी जो मतलब बहुत दूर दूर से आई थी, जैसे मथुरा, ये कटक और
टाटा नगर, जमशेदपुर, आसाम, झारखंड, गुवाहाटी, कई जगह से टीमें आई थी और सभी ने अपना अपना मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत ही अच्छा कंपटीशन लेवल का तो बहुत ही हाई लेवल था, लेकिन सभी लोगों को हराने के बाद हमारी टीम पूरे उत्साहवर्धन के साथ मतलब वहाँ पे परफॉर्मेंस किया और हम लोग फर्स्ट प्राइज़ भी मतलब प्राप्त किए वहाँ पे। और जो वहाँ की जज थी सुप्रिया ओझा, उन्होंने हम लोगों को इनवाइट भी किया है नेक्स्ट कंपटीशन नेपाल के लिए। उनका कहना था कि मतलब आप लोगों को यहाँ नहीं करना चाहिए था, आप लोगों को रियलिटी शो में करना चाहिए। हम लोगों की वर्क देख के, हम लोगों की कोरियोग्राफी देख के, मेकअप का जो मेकअप हुआ था, ये सारी चीज़ें देख के उन्होंने बहुत सराहनीय मतलब बहुत प्रशंसा की। आगे क्या करना चाहेंगे? अब आगे यही है कि मैं पहले तो सब लोगों को, अपने जितने बड़े लोग हैं, जितने हमारे सहयोगी हैं, जितने हमारे मतलब संस्था के सब लोग हैं, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सबकी वजह से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, हम लोग कहीं आने जाने के लिए मतलब एक हेल्प होती है। तो मैं यही कहूँगा कि ये पूरा श्रेय मैं उन लोगों को देता हूँ जो हम लोगों को हर समय सपोर्ट करते हैं। सेमी क्लासिकल उनके मुकाबला रहा आपका? बहुत सारे ओडिसी डांसर्स के साथ, बहुत लोग कथक डांसर्स के साथ। आगे क्या बनना चाहेंगे, और क्या करना चाहेंगे? आगे कोरियोग्राफर बनना, सर की तरह डांसर। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें।